हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि क्या जाते साल 2022 में विपक्ष मुद्दों के आधार पर बीजेपी को घेरने में कामयाब रहा और उसे कितनी सफलता मिली। हम इस वीडियो में ये भी पड़ताल करेंगे कि क्या बीजेपी विपक्ष के दबाव में आकर हिंदुत्व राष्ट्रवाद के साथ साथ अन्य मुद्दों की तलाश में करने के लिए भी मजबूर रही। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक और साल बीतने में 24 घंटे से भी कम समय रह गया है। बीत रहे साल में सियासी उठापटक अपेक्षाकृत कम देखने को मिली। पक्ष विपक्ष दोनों खेमों ने बड़ी लड़ाई की तैयारी करने और रणनीति बनाने में अधिक वक्त बीता। साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में तो साल के अंत में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए। इन चुनावों के परिणाम मिश्रित रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में बड़ी जीत हासिल कर बीजेपी इस साल भी खुद को सबसे मजबूत दिखाने में सफल रही। हालांकि विपक्ष ने भी बीजेपी के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए और उसे आने वाले समय में इसका सियासी प्रीमियम मिलने की उम्मीद है। फ्रेंड्स, अगर बीते साल की सियासी गतिविधियों को देखें तो संकेत मिलता है कि विपक्ष ने बीजेपी को घेरने के लिए पहली बार रणनीति पर गंभीरता से काम किया। 2014 के बाद बीजेपी साल दर साल और मजबूत होती गई और विपक्ष उसके सामने बेबस दिखा। चाहे सियासी एजेंडा सेट करने की बात हो या लोगों के बीच लगातार पहुंचने की, बीजेपी विपक्षी दलों से बहुत आगे दिखती थी। लेकिन बीते साल विपक्ष ने इस मोर्चे पर अपनी गलती स्वीकारते हुए अपने को बदलते हुए दिखाया। कांग्रेस 2014 के बाद पहली बार कंफर्ट जोन से बाहर निकली। राहुल गांधी की अगुवाई में इसने भारत जोड़ो पदयात्रा निकाली। अब तक उसके सकारात्मक परिणाम ही दिखे और माना जा रहा है कि यात्रा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा दी। पार्टी ने नेतृत्व स्तर पर भी जो महीनों से उलझन थी उसे समाप्त किया और गांधी परिवार से बाहर का नया अध्यक्ष दिया। माना जा रहा है कि अगले साल पार्टी भारत जोड़ो पदयात्रा का दूसरा चरण भी शुरू करेगी। दोस्तों, बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के बाद तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार बीजेपी से मुकाबला करने के लिए फार्मूला खोजने में व्यस्त दिखे और साल का अंत आते आते नीतीश कुमार ने संकेत दे दिए कि वह 2024 से पहले तेजस्वी यादव को बिहार की कमान सौंपकर दिल्ली आ सकते हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में हार के बाद अखिलेश यादव ने संगठन और सामाजिक समीकरण का विस्तार करने की शुरुआत की। हालांकि ऐसी पहल हमेशा होती रही है, लेकिन इस बार विपक्षी दलों ने इसमें एक रणनीति दिखाई। पार्टी बीजेपी के सामने हिंदुत्व या राष्ट्रवाद जैसे मामलों पर डिफेंसिव हो जाती थी, लेकिन अब तमाम दल इस साल अपनी विचारधारा पर स्टैंड लेते हुए दिखे। वे इन भावनात्मक मुद्दों से खुद को अलग कर बुनियादी मुद्दों पर सियासी संघर्ष करते नजर आए, जिसका आंशिक लाभ उन्हें जरूर मिला। लेकिन इसकी असल परीक्षा 2024 के आम चुनाव में होगी। दोस्तों, जानकारों के अनुसार विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी और अब वह इसे कमजोरी मानने से भी परहेज करेगा। लेकिन अब पहली बार इस साल इन दलों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर स्वीकार किया कि मुद्दों की पहचान न कर पाना उनकी बड़ी सियासी कमजोरी रही। हालांकि आक्रामक बीजेपी के सामने विपक्षी पार्टियां इन मुद्दों को किस तरह रखेंगी और हिंदुत्व तथा राष्ट्रवाद के सामने खुद को विकल्प के रूप में किस तरह पेश करेंगी, अब भी इस बारे में स्पष्टता नहीं है। यह भी खासकर आम चुनावों में, जहां उनका मुकाबला नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी से होगा। क्या इन सीखों से सबक लेते हुए अगले साल खुद को तैयार करने में विपक्ष सफल होगा? 2024 का आम चुनाव का दंगल बहुत कुछ इसी बात पर निर्भर करेगा। हालांकि विपक्षी एकता की कोशिशों के लिहाज से 2022 नकारात्मक ही रहा। इस दिशा में कोशिशें टेक ऑफ नहीं कर पाईं। हालांकि विपक्षी दलों के नेताओं का तर्क रहा कि 2022 में अधिकांश दलों का पूरा ध्येय अपना संगठन मजबूत करना और उसका विस्तार करना था। अगले साल के अंत तक विपक्षी एकता की कोई गंभीर संभावना और सूरत नज़र आ सकती है। दोस्तों, इस साल इसलिए भी यादगार कहा जाएगा कि बीजेपी ने अपना जाना पहचाना रास्ता छोड़कर मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदायों तक पहुंच बढ़ाने की बड़ी शुरुआत की। संघ की ओर से भी पहल की गई। 2023 तक इस लिहाज से दिलचस्प साल होगा, ये देखने के लिए कि इसका कैसा नतीजा आया। बीजेपी ने मुस्लिम विरोधी बयान देने के लिए अपनी पार्टी प्रवक्ता नूपुर शर्मा को
पार्टी से निकाल बाहर किया। पार्टी को एहसास हुआ कि अब ध्रुवीकरण की राजनीति का नेगेटिव नतीजा सामने आ रहा है। शायद यही कारण है कि उसने नौकरी और दूसरे बुनियादी मुद्दों पर वापसी करने के संकेत भी दिए। पीएम मोदी ने 2023 के अंत तक लगभग 8 लाख सरकारी नौकरियां देने का वायदा किया। इसके अलावा 2022 आते आते बीजेपी की नरेंद्र मोदी पर अति निर्भरता के साइड इफेक्ट भी दिखने लगे। 2024 से पहले पार्टी के लिए इस मोर्चे पर काम करने की चुनौती भी रहेगी। हालांकि बीजेपी को लगता है कि 2023 इसके लिए बेहतर होगा और G20 आयोजन के साथ राम मंदिर निर्माण का पूरा होना उसे 2024 से पहले विपक्षी दलों के सामने निर्णायक बढ़त दे देगा। लेकिन पार्टी को पता है कि विपक्ष भी इन मुद्दों को काउंटर करने के लिए अभी से रणनीति बनाने में व्यस्त है। भारत जोड़ो पदयात्रा और दूसरे ऐसे सियासी इवेंट विपक्ष ने प्लान कर रखे हैं। वहीं बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती अगले साल सामाजिक समीकरण में संतुलन बनाने की भी होगी, जहां विपक्षी दल ओबीसी कार्ड आक्रामक रूप से खेल रहे हैं। कमंडल के सामने मंडल की रणनीति के पनपने का दांव भी बीजेपी के सामने नई चुनौती ला रहा है। वह किस तरह से इसका सामना करती है उससे भी आगे की सियासी दिशा तय होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।